Hello children, I hope you all are good. Today we are going to discuss the other topic of geography, that is atmosphere. And with the atmosphere relation, we are going to discuss about wind and moisture. So let's start the chapter with atmospheric pressure and wind. क्योंकि हमें तो पता होना चाहिए ना बेटा एटमॉस्फेयर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, विंड और मॉइस्चर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारी इन्वायरमेंट पे और हमारे लाइफ पे. सो द एयर हैज़ वेट एंड प्रेशर, ये हमें पता है. और वो जो वेट और प्रेशर है ना, दैट इज़ विद अ ग्रेट फोर्स. ऐसा नहीं कि कम है हवा में, बहुत फोर्स है. सो वी डू नॉट फील दिस प्रेशर. प्रीवियस चैप्टर में भी मैंने आपको बोला था कि अराउंड 1 टन तक का प्रेशर है. हमें पता ही नहीं चलता कि हवा का इतना प्रेशर हमारे ऊपर है. क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि सेम हमारी क्या होता है, काउंटर प्रेशर इनसाइड द बॉडी होता है, तो बैलेंस हो जाता है ना. जो काउंटर प्रेशर हमारी बॉडी से निकल रहा होता है और जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर हमारे ऊपर होता है वो बैलेंस हो जाता है. इसीलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम फील नहीं कर पाते हैं. द अर्थ हैज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू विच द एयर स्टिक्स टू इट्स सरफेस. भाई हवा है, वो क्यों आ रही है अर्थ सरफेस पे? क्योंकि अर्थ पुल कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स है. एंड दिस फैक्टर कॉज एयर प्रेशर एज मच एज 1 kg पर स्क्वायर किलोमीटर. इतना प्रेशर होता है हर स्क्वायर किलोमीटर पे 1 kg आपको एयर प्रेशर मिलेगा. दिस प्रेशर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय एन एटमॉस्फेरिक कॉलम इन पर यूनिट एरिया. सो ओवरऑल एटमॉस्फेयर यानी कि हवा में वेट भी है और प्रेशर भी है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंट है हर जगह. सो नेचुरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द ग्रेटेस्ट कहाँ पे होगा? सी लेवल पे. वहाँ पे आपको ग्रेटेस्ट प्रेशर मिलेगा. इट इज़ ग्रेजुअली डिक्रीजेज विद द हाइट. लाइक ऑन द हाई माउंटेन आप चले जाओ, ठीक है, वहाँ पर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम मिलेगा. लेकिन मीन सी लेवल पे, ओशन पे आपको ज़्यादा मिलेगा. लो प्रेशर ऑफ द एयर रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन. जितना लो प्रेशर होता जाएगा एटमॉस्फेयर का, इसका मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती जाएगी, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन. एंड दिस इज़ द रीज़न जब आप हाई माउंटेन पे जाते हो तो कई बार लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है और वो वहाँ पे अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं. ना बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज सब्जेक्ट टू द डिफरेंट फोर्स. सो इसलिए क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हर जगह कांस्टेंट नहीं हो सकता. एक जैसा प्रेशर हर जगह नहीं हो सकता. इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. हर जगह अलग अलग प्रेशर है, हर टाइम पे अलग अलग प्रेशर है. अब आप देखो बेटा, कूल एयर जो होती है वो बहुत डेंस होती है, हैवी होती है, ठीक है. लेकिन जो हॉट एयर है वो हल्की होती है, तो इसलिए वो राइज अप हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है. अब जहाँ से हॉट एयर है वो ऊपर की तरफ अगर जा रही है, हल्की है ना, उड़ गई ऊपर, जाई राइज अप हुई और एक्सपेंड हो गई, तो जहाँ से वो गई वो जगह क्या हो गई, खाली हो गई. लो प्रेशर एरिया उसने क्रिएट कर दिया. अब लो प्रेशर एरिया वहाँ पे बन गया बिकॉज ऑफ द हॉट एयर, ठीक है. अब एट हाई एल्टीट्यूड क्या होता है, एयर कूल्स डाउन, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है एंड कम्स डाउन रिजल्टिंग इन हाई प्रेशर. अब क्या होगा? दिस इज हाउ द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर लेट्स टू द लो और हाई प्रेशर इन अ एरिया. ये ऊपर गई, इसने लो प्रेशर एरिया बना दिया, खाली बना दिया, और वो ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैवल कर रही है. जो आपकी कूल एयर है बिल्कुल डेंस, वो स्पेस में आके रुक गई, वो हाई प्रेशर में आ गई. तो इस तरीके से लो और हाई प्रेशर रिजल्टेड होते हैं. दिस इज हाउ द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर लेट्स टू द लो और हाई प्रेशर इन एन एरिया. एंड दिस वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर इज नोन एज एयर करेंट. ये आपको देखो दिया हुआ है, ऊपर जा रही है तो ये एरिया खाली हो गई, लो प्रेशर हो गया. ऊपर से जो हवा आ रही है बिल्कुल हैवी, वो इस एरिया को फिल कर रही है, तो क्या हो गया यहाँ पे, हाई प्रेशर. सो ये एयर करंट जो है, वर्टिकल मूवमेंट, ये लो और हाई प्रेशर को क्रिएट करता है. व्हेन देयर इज लो प्रेशर इन एन एरिया, एयर फ्रॉम सराउंडिंग हाई प्रेशर एरिया फिल दिस गैप. लो प्रेशर हो गया, वो ऊपर चलेगी, खाली है, तो दूसरी ने आके फिल कर दिया गैप,
वो हाई प्रेशर है. दिस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड. ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल आ गई क्योंकि वो आई और उसने ऐसे कवर अप कर लिया. सो ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो है विंड है. नाउ बेटा बिसाइड ऑफ ऑल दीज फैक्टर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉइस्चर. मॉइस्चर मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ. तो इस पे भी डिपेंड करता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नाउ मेजरिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज बैरोमीटर. एंड दैट्स वाई द atmospheric pressure when it is measured by barometer it is also known as barometric air pressure. So beta some types of barometer also use the mercury. Now atmospheric pressure is expressed in the different units like millimeters or inches of mercury or pounds per square inches. तो ये different इसकी measuring scale हैं. The normal atmospheric pressure at the sea level is 760 मिलीमीटर और अगर आप इसे इंचेस में करोगे तो 29.2 इंचेस ऑफ मर्करी. द यूनिट फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज मिलीबार विच वी डिनोट एज MB. नाउ मूविंग टू द प्रेशर बेल्ट्स. प्रेशर बेल्ट्स क्या होती हैं बेटा? हाई एंड लो प्रेशर एरियाज आर क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ एयर. हमने पढ़ा था ना, ऊपर जा रही है या हॉरिजॉन्टल जा रही है तो हाई प्रेशर लो प्रेशर बनता है. एज देयर आर डिफरेंट हीट जोन ऑन द अर्थ. पढ़े थे 3 डिफरेंट हीट जोन है, टॉरेट, टेम्परेट एंड फ्रिजिड. सो डिफरेंट हीट जोन होने की वजह से सम हाई और लो प्रेशर बेल्ट्स आर क्रिएटेड विच आर क्वाइट कॉन्स्टेंट बाय नेचर. नाउ मूविंग टू द प्रेशर बेल्ट. High and low pressure area created by the movement of air that we have discussed. हवा ऊपर जा रही है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, उससे हाई और लो प्रेशर बनता है. एज देयर आर डिफरेंट हीट जोन्स ऑल्सो ऑन द अर्थ. हमने पढ़ा था ना टॉरेट जोन, टेम्परेट जोन और हमारा फ्रिजिड जोन. सो उनकी वजह से भी हाई और लो प्रेशर बेल्ट्स जो हैं क्रिएटेड होती हैं विच आर वेरी कॉन्स्टेंट. वो वेरीज नहीं होती, वो परमानेंट वहाँ पे इसी तरीके की बेल्ट हैं. सो द मेन फोर्स ऑफ क्रिएटिंग प्रेशर बेल्ट इज रोटेशन ऑफ द अर्थ. And there are 7 major pressure belt on the earth. They show a permanent tendency. कोई चेंज उनमें आपको नजर नहीं आएगा. तो let's discuss these pressure belt. Now one is the equatorial low pressure belt. Another is the subtropical high pressure belt. In both hemisphere we are discussing. Then 2 subpolar low pressure belt in both hemisphere and 2 polar high pressure belt in both hemisphere. These pressure belt may varies in extent to few degrees to the variation in the temperature. You can see this diagram, you will find out. See this is the equator. ये जो बेटा आपका है ये 0 डिग्री इक्वेटर है आपका. अब आप यहाँ पर देखो, आपको ये दिख रहा है, ये ना प्रेशर बेल्ट बन रही है रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से, ये कांस्टेंट है. अब आपका इसमें क्या है, ये जो आपको एरो नजर आ रहा है दिस इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. सेम एज यहाँ पे भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी. आफ्टर दैट ऊपर जाओ आप सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, सेम एज सदर्न हेमिस्फीयर में सब प्रेशर आपका सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है. तो ये आपकी कांस्टेंट रहती हैं बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ. नाउ द एयर मूवमेंट हैज़ बीन शोन with the help of these arrow. You can see अब अर्थ मूव हो रही है तो विंड कैसे रिफ्लेक्ट कर रही है. अगर आप देख रहे हो यहाँ पे कैसे है, राइट साइड की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में अगर आप देख रहे हो तो लेफ्ट साइड की तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है. द एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया. ये भी आप देखो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही हैं. एंड देन द विंड ब्लोइंग फ्रॉम ईस्ट डायरेक्शन, जो ईस्ट डायरेक्शन से आपकी आ रही है ना विंड, उन्हें हम कहते हैं ईस्टरलिस. जो भी आपकी ईस्ट डायरेक्शन की तरफ से आएंगी विंड उन्हें ईस्टरलिस कहेंगे, और जो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ से विंड आएंगी उन्हें वेस्टरलिस कहा जाता है. ना लो प्रेशर बेल्ट अराउंड द इक्वेटर. इक्वेटर देखो 0 डिग्री है ना, आप देखोगे तो इक्वेटर के पास ये जो एरिया है दैट इज द लो प्रेशर बेल्ट एरिया. अब यहाँ पर क्या है बेटा, ये आपका डोल्ट्रम्स है.
because there is a little movement of air. The word doldrum means the lack of activity. इतना ज़्यादा लो प्रेशर है कि यहाँ पे हवा का मूवमेंट बहुत ही कम है. देन आपका आता है सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, जो आप ऊपर देख रहे हो ना, सब पोलर आपका यहाँ पे है हाई प्रेशर बेल्ट. सो दैट इज ऑल्सो नोन एज हॉर्स एल्टीट्यूड. इसे हम हॉर्स एल्टीट्यूड कहते हैं because in the past what happened, the ships carrying horses to the West Indies came to the halt due to the calm condition and they had to throw horses overboard in order to move the ship. तो इसलिए इन्होंने इसका नाम रख दिया हॉर्स एल्टीट्यूड. तो इस तरीके से आपके ये प्रेशर बेल्ट्स हैं जिनमें कोई चेंज नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि ये अर्थ की रोटेशन की वजह से बन रहे हैं. अब हम बात करते हैं विंड की. सो विंड आपका क्या है? वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर जो है दैट इज कॉल्ड एयर करंट. हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड. सो द स्पीड ऑफ विंड क्या है? वो डिपेंड होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे. अ क्विक चेंज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिजल्ट इन द रैपिड विंड. अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तेजी से चेंज आया तो विंड क्या होगी? वो भी तेज होगी. द डायरेक्शन ऑफ विच अ विंड इज ब्लोइंग कैन बी नोन बाय द विंड वेन. विंड वेन आपने इस तरीके का देखा होगा ना, आप प्रैक्टिकल भी करते हो तो आपने इस तरीके से देखा होगा. ये क्या होता है? जिस तरफ विंड का डायरेक्शन होता है ना, उसी तरफ ये घूम जाता है. तो इससे हमें पता चल जाता है डायरेक्शन. दैट इज नोन एज विंड वेन विच इज अ कॉक or a arrow mounted on a free rotating wheel facing into the wind. अगर विंड जो है नॉर्थ में जा रही है तो ये भी अपना नॉर्थ में मूव हो जाएगा. सो अदर काइंड्स ऑफ विंड वेन्स आर ऑल्सो यूज. हेयर द टू पिक्चर हैड बीन गिवन टू यू. वन इज द कॉक एंड अदर इज अ फ्री. आपको दिख रहा है एक टाइप का ट्यूब है, दैट इज टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ विंड. नाउ मूविंग टू द टाइप्स ऑफ विंड. Depending on different pattern of wind in the different area na, we have classified the wind into three major types. Permanent wind हो गए first, फिर periodic हो गए and then local winds हो गए. So let's discuss the permanent winds. Permanent wind को बेटा हम planetary winds भी कहते हैं. अब ये permanent क्यों कहलाते हैं या planetary? क्योंकि ये एक particular direction में पूरा साल चलती रहती हैं. ठीक है, पूरा साल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वेदर ड्यू टू द हाई प्रेशर और वेदर ड्यू टू द लो प्रेशर. आप ये नहीं कह सकते कि किस प्रेशर की वजह से, हाई प्रेशर की वजह से भी और लो प्रेशर की वजह से भी ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती हैं, इसीलिए इन्हें परमानेंट विंड कहते हैं. अब परमानेंट विंड के जो एग्जाम्पल हैं वो हैं आपके ट्रेड विंड्स. दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया टू द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया. यानी कि आप चले जाओ सब ट्रॉपिकल रीजन में और आप आ जाओ इक्वेटोरियल रीजन में. तो सब ट्रॉपिकल में जो हाई प्रेशर एरिया है ना, वहाँ से ये विंड चलती हैं और इक्वेटर की तरफ, जो आपका 0 डिग्री इक्वेटर है, वहाँ के लो प्रेशर एरिया तक चलती हैं. एंड दे कंटिन्यूसली ब्लो फ्रॉम द ईस्ट डायरेक्शन. आप ईस्ट डायरेक्शन को देखना ग्लोब में, वहाँ से ये चलती हैं. सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड ईस्टरलिस. In the northern hemisphere, they blow from northeast to the southwest, and in the southern hemisphere, they blow from the southeast to the northwest. तो अपोजिट रहता है इसका दोनों हेमिस्फेयर में. ये आपको ध्यान रखना है. ट्रेड विंड्स जो हैं दोनों हेमिस्फेयर में अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है. तो अगर आप लोकल लैंग्वेज में बोलो तो आपको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट डायरेक्शन में नज़र आएगी और सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट डायरेक्शन में नज़र आएगी. देन आफ्टर डैट हमारी दूसरी जो परमानेंट विंड है वो है एंटी ट्रेड विंड्स. एंटी ट्रेड विंड्स एज अपोज टू द ईस्टर्ली, दीज विंड्स आर नोन एज वेस्टर्लीज, क्योंकि ये वेस्ट से मूव कर रही हैं. नाउ होता क्या है, दे ब्लो इन द टेम्परेट जोन. टेम्परेट जोन बेटा अगर आपको याद हो तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में टेम्परेट जोन होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके आपका आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, सेम एज सदर्न हेमिस्फेयर में होता है आपका. सो ये आपका इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर दे ब्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट
टू द नॉर्थ ईस्ट। अब इसका उल्टा कर दो, सदर्न हेमिस्फेयर में दे ब्लो फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू द साउथ ईस्ट। सो ये आपकी हो गई एंटी ट्रेड विंड्स। आफ्टर दैट थर्ड आपकी आती है पोलर विंड्स। ये भी परमानेंट विंड का एग्जाम्पल है। दीज विंड्स ब्लो इन द, नाम सजेस्ट कर रहा है, पोलर रीजन में, हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर एरिया में आ रही है। बिल्कुल पोल पे जहाँ पे होगा ना वहाँ हाई प्रेशर है, और थोड़ा सा पोलर रीजन नीचे आओ तो सब पोलर लो प्रेशर एरिया में आती हैं। और दीज विंड्स आर कोल्ड एंड ड्राई एंड दैट्स वाई दे आर ऑल्सो नोन एज पोलर एस्टरलेस। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ विंड पे चलते हैं, दैट इज द पीरियोडिक विंड। पीरियोडिक with the time period है ना, as the name suggests, a periodic wind blows over a particular area in a particular period of the year। ये constant नहीं है सारा साल, ये particular time period पे जो है blow करती हैं। It is mainly caused due to the varying of the temperature और atmospheric pressure। इनमें जब difference आता है ना, उस वजह से ये चलना शुरू होती हैं। The important periodic winds are monsoon wind। देखो मानसून विंड, इंडिया तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इंडिया द मानसून कंट्री है ना। सो तो मानसून विंड जो है ये सीजनल है, हमेशा तो नहीं रहती है थ्रू आउट एक ही डायरेक्शन में चल रही है, नहीं। इन द समर द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट क्या होता है, जो किसी भी कॉन्टिनेंट का अंदर का जो हिस्सा है ना वो हीट्सअप हो जाता है। अब हीट्सअप हो गया तो क्या होगा, हवा ऊपर गई, नीचे क्या बन गया, लो प्रेशर एरिया। अब क्या होगा, जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया से हवा आ रही है वो इस गैप को फिल कर देंगी। और दीज विंड ब्लो फ्रॉम द सी, सो दे आर वेरी मॉइस्ट, वाटर होता है उनमें, सो दे ब्रिंग रेन विद दैम इन एशिया ऑन अ लार्ज स्केल स्पेशली। सो द मानसून विंड्स ब्लो इन इंडिया ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और हमारे यहाँ रेनी सीजन कब होता है, जून टू सितंबर। सो दीज विंड्स आर ऑल्सो नोन एज समर और साउथ वेस्ट मानसून। In India, the winter or northeast monsoon occur when a high atmospheric pressure is created in the landmass and wind blow from land to sea। तो इंडिया में जो है ये विंटर में भी मानसून विंड चलती हैं, दो दे आर द पीरियोडिक विंड्स। नोइट को डिस्कस करते हैं। द वर्ड मानसून, ये पता है आपको कहाँ से आया, ये एक अरेबिक वर्ड था मौसम, उससे ये वर्ड लिया गया। मौसम का मतलब होता है सीजन, तो वहाँ से ये वर्ड आया मॉनसून। आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो आपको डायग्राम बना के दिया हुआ है समर मॉनसून और विंटर मॉनसून का। यहाँ देखो हवा जो है ऊपर जा रही है साउथ वेस्ट, ओके, तो क्या बन रहा है, लो प्रेशर एरिया बन रहा है ना। और यहाँ पे आप देखो हाई प्रेशर से हवा आ रही है नीचे, नीचे की तरफ, ठीक है ना, इधर। तो ये रिट्रीटिंग मॉनसून इंडिया में होता है कि वापस लौटता हुआ मॉनसून। तो इस तरीके से आप डायग्राम से भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज द लैंड एंड सी ब्रीजेस। विंड्स कीप ब्लोइंग इन द कोस्टल एरिया। ये आपको पता है समुद्र के किनारे जो एरिया होती है ना, वो वहाँ पे हमेशा विंड ब्लो करती है क्योंकि ओशियन के ऊपर से चल रही होती है। एंड दीज आर कॉल्ड लैंड एंड सी ब्रीजेस। द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सी इज सी ब्रीज एंड दोज हु आर ब्लोइंग फ्रॉम लैंड दैट इज द लैंड ब्रीज। अब आप ये डायग्राम में देखो, ये आपकी सी ब्रीज है क्योंकि ये ओशियन से जा रही है लैंड की तरफ, ठीक है। और यहाँ अगर आप देखोगे तो ये आपकी लैंड ब्रीज है क्योंकि ये जा रही है लैंड टू सी। अब आप देखो वेरिएशन ऑफ द सी टेम्परेचर इन द मेन कॉज बिहाइंड दीज ब्रीजेस, क्योंकि सी में टेम्परेचर जो है बेटा बदलता रहता है, उसी वजह से ये विंड का भी जो है ब्लो जो ब्रीज होती है ना ये भी बदलती हैं। ड्यूरिंग द डे द लैंड मास हीट्स अप फास्टर, यही होता है ना गर्मी में जो ज़मीन होती है बहुत तेज़ी से गर्म होती है और इसी वजह से लो प्रेशर एरिया बनती है, जितनी भी हवा होती है वो ऊपर उठ जाती है। लो प्रेशर होती है तो क्या होता है, सी ब्रीज ब्लो फ्रॉम द सी। एट नाइट लैंड मास कूल डाउन, बहुत जल्दी से। अगर पानी और ज़मीन को कंपेयर करो तो ज़मीन ठंडी भी बहुत जल्दी होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। अब जब ठंडी हो जाता है लैंड मास कूल डाउन हो जाता है तो सी वाटर स्टिल रिमेन वार्म, सो द लैंड ब्रीज स्टार्टेड टू ब्लो। तो इस कंसेप्ट को हमेशा समझ के रखो कि लैंड इज हीटेड अप क्विकली एज कम्पेयर टू वाटर एंड कूल्स अप क्विकली एज कम्पेयर टू वाटर। सो इससे ब्रीज ब्लो करती हैं। अब बात करते हैं हम लोकल विंड्स की। सो अ लोकल विंड ब्लो ओवर अ, लोकल नाम है ना, सो स्मॉल पीरियड और स्मॉल एरिया आप कह सकते हो, फॉर अ शॉर्ट पीरियड।
इसलिए लोकल विंड आएगी. मोस्टली इट इज़ अ सीजनल और डिफरेंट लोकल विंड हैव द डिफरेंट नेम्स इन देयर ओन रीजन. हर जगह उनका अपना अलग अलग नाम होता है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया में आप देखो गर्मियों में जो हमारे नॉर्थ वेस्ट से हवाएं आती हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, लू. सो नॉर्थ इंडिया जो है वो लू से बहुत परेशान हो जाता है कि गर्म हवाएं हैं. एंड द वन ब्लोइंग इन द रॉकी माउंटेन इन अमेरिका इट इज़ कॉल्ड चिनूक. तो वहाँ पे इसे चिनूक कहते हैं. अब हम चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर पे, दैट इज़ द मॉइस्चर. रेनफॉल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है. द कंडीशन फॉर द रेनफॉल इज़ क्रिएटेड बाय मॉइस्चर. अब इट मीन्स द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है वहाँ पर. अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी. हवा में जितना मॉइस्चर होगा ना उसे हम कहते हैं अरे ह्यूमिडिटी है. सो वाटर वेपर राइजेज अप. कैसे राइज अप होगा, वाटर बॉडी से ऊपर जाएगा. इसे हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन. आपने पढ़ा है ना, when the water vapor rises up, that is evaporation. It mainly happens from the big water bodies, ocean हो गए, sea हो गए, river, lakes, वहाँ पे evaporation तेजी से होता है. Trees also provide a small amount of water vapor, उनमें भी होता है water vapor, लेकिन जो trees में थोड़ा सा water vapor होता है ना उसे हम कहते हैं transpiration. Then the air can hold water vapor, है ना. Hot air can hold more water vapor than the cold air, and the air having the water vapor, जिसमें water vapor होगा हम उसे कहेंगे humid air है भाई. और humid air starts to cool down, and with cooling down its capacity to absorb more moisture decreases, and when the air can hold no more moisture, अब नहीं भाई, अब और मॉइस्चर नहीं आता तो हम कहते हैं एयर सैचुरेटेड हो गई है. बस जैसे हम थक जाते हैं ना, व्हेन द एयर इज़ नॉट एबल टू होल्ड मोर मॉइस्चर देन इट इज़ नोन एज सैचुरेटेड. एंड द टेम्परेचर एट विच द एयर इज़ फुली सैचुरेटेड हम कहते हैं ड्यू पॉइंट है. लो भाई ये आपको दिख रहा है, ऐसे आपने देखा होगा सर्दियों में इस तरीके की बूंदें, या अर्ली मॉर्निंग पे देखो आपको पत्तों के ऊपर इस तरीके के ड्रॉपलेट्स नजर आएंगे. दीज आर द ड्यू पॉइंट. Humidity is the actual amount of water vapor present in the air. Now it is also known as absolute humidity. अब होता क्या है बेटा, the level of humidity in the air, कितना amount of water है, that is called relative humidity. और इसको हम relative humidity को हम percentage में express करते हैं. It shows the ratio between the actual amount of water vapor present in the air and maximum capacity. Actual कितना water vapor है एयर में, और दूसरा कितना उसमें कैपेसिटी है और कितना मॉइस्चर को होल्ड कर सकती है. तो इनके रेशियो को जो है वो दिखाता है. The 76% humidity shows that it can absorb 24% more moisture. अगर 76% है उसमें ह्यूमिडिटी तो भैया अभी 24 और कैपेसिटी है और एब्जॉर्व कर सकता है. सो द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम. हर जगह एक जैसा नहीं होता हवा में नमी जो है. इट इज़ मोर इन द इक्वेटोरियल रीजन देन द अदर रीजन. और वाटर वेपर ओवर द पोलर रीजन, अगर आप देखोगे ना कोल्ड पोलर रीजन, नेग्लिजिबल, वहाँ आपको नहीं मिलेगा वाटर वेपर. मॉइस्चर इज़ ग्रेटर ओवर द वाटर बॉडीज़. जहाँ वाटर बॉडीज़ ज़्यादा होती है ना वहाँ पर मॉइस्चर आपको ज़्यादा मिलेगा हवा में. इट इज़ ग्रेटर इन समर एंड रेनी सीजन देन इन द विंटर एंड मॉइस्चर डिक्रीजेस. जैसे जैसे आप हाई ऑल्टीट्यूड पे जाओगे हवा में नमी कम होती जाएगी. एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मॉइस्चर इज़ दैट इट कैन चेंज इनटू द आइस और स्नो और वाटर ऑल्सो एज द टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज. नाउ मूविंग टू द वाटर साइकिल. वाटर साइकिल को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इन 3 टर्म्स को अंडरस्टैंड करना है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड पर्सिपिटेशन. अब इवेपोरेशन क्या होता है बेटा? इन इवेपोरेशन वाटर बिकम्स वाटर वेपर. इट अकर्स फ्रॉम वाटर बॉडीज, प्लांट्स, एनिमल, एंड इस अमाउंट कितना वाटर वेपर, कितना इवेपोरेशन होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द एयर, मूवमेंट ऑफ द एयर. Hot air can absorb more and more
मॉइस्चर देन द कोल्ड एयर। भैया जो गर्म हवा होगी वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर को ऑब्जर्व करेगी ना, सो इवेपोरेशन अकर्स मोर व्हेन द स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो। अब बारी आती है कंडेंसेशन की। कंडेंसेशन मीन्स दैट द मॉइस्चर बिगिंस टू चेंज इनटू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर और स्नो, है ना। जब मॉइस्चर जो है स्नो में या ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में कन्वर्स हो तो हम उसे कंडेंसेशन कहते हैं। आफ्टर इवेपोरेशन वाटर वेपर राइजेज, सो इट स्टार्टेड टू कूल डाउन एंड विथ कूलिंग मॉइस्चर बिगेन टू चेंज इनटू द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर और स्नो, और दैट इज़ नोन एज ड्यू पॉइंट। मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाया था। एंड इट इज़ ग्रेटर एट अ हायर एल्टीट्यूड। जितना ऊंचाई पे आप जाओगे उतना तेज़ी से कंडेंसेशन प्रोसेस होगा, लोअर एल्टीट्यूड में कम तेज़ी से होगा। कंडेंसेशन कैन अकर इन द फॉर्म ऑफ ड्यू हो गया, फॉग नहीं आप देखते जैसे धुंध छाती है सर्दियों में ना, कि आपको बादल कहते हो ना नीचे आ गए, तो फॉग हो गया या क्लाउड फॉर्म में आपको नज़र आएगा। इफ़ यू कैन वॉक आउट इन द पार्क इन द विंटर मॉर्निंग तो यू कैन सी द ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे ड्रॉप्स आपको घास में दिखेगी, है ना। दैट इज़ द फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन। फॉग, फ्रॉस्ट, ये सब आपको विंटर सीजन में ईजिली देखने को मिल जाता है। फॉग की वजह से तो पुअर विजिबिलिटी भी हो जाती है। अब हम ड्यू को डिस्कस करते हैं, ड्यू एंड फ्रॉस्ट। एटमॉस्फेयर इज हीटेड बाय द अर्थ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अर्थ की हीट से एटमॉस्फेयर गर्म होता है ना। इट अकर्स एट अ नाइट टाइम। अब व्हेन कूल एयर कम इनटू द कॉन्टैक्ट विद दिस हीट, भाई अर्थ अपनी हीट रिलीज कर रही है, ऊपर से ठंडी हवा आ रही है, इन दोनों का कांटेक्ट हो गया तो क्या होगा, द मॉइस्चर कंडेंसेस इनटू द स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, जिसे हम घास पे और अदर चीज़ों पे देख सकते हैं ओपन एरिया में। दिस ड्रॉपलेट्स आर नोन एज ड्यू एंड इफ़ द टेम्परेचर इज़ लो ड्यू ड्रॉप्स आर फ्रोजन, और फ्रोजन होने के बाद क्या होगा, वाइट शीट ऑफ द ग्रास आपको नज़र आने लग जाएगी ट्रीज पे, उसे हम कहते हैं फ्रॉस्ट। हमें लगता है छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी बर्फ सी लेयर आ गई है, तो दैट इज़ द फ्रॉस्ट। फॉग और मिस्ट की बात करें इन विंटर सीजन, समटाइम्स दैट इज़ द स्मोकी आउटसाइड। बाहर लगते से धुआं धुआं सा हो गया या बादल आ गए नीचे, विजिबिलिटी क्लियर नहीं होती है, तो अगर आपको थोड़ी दूरी के बाद की भी चीज़ नज़र नहीं आ रही है, सो इट इज़ मिस्ट when you cannot see beyond few meter. It is fog. Fog and mist are formed near the earth when the moist air cools down below its dew point in the lower layer of atmosphere. तो वो क्या होता है, अर्थ सरफेस के पास पास ही फॉग और मिस्ट जम जाती है। नाउ क्लाउड्स की बात करते हैं। फॉग अकर्स एट अ लो एल्टीट्यूड बट द क्लाउड्स फॉर्म्ड एट हायर एल्टीट्यूड. When the moist air rises, it cools down and it reaches to the dew point, and then the moisture condenses into the small small droplet of water, और ice crystal भी आप देख सकते हो। अब होगा क्या, ये जो droplets होते हैं ना, they remain suspended in the air in the form of cloud. You can see dark cloud, white cloud, इस तरह के cloud आपने देखे होंगे अपने atmosphere में। Now the clouds move by the wind. They are found at the different height. Now beta the clouds occur at a height of not more than 13 किलोमीटर, यानी 13 किलोमीटर से ऊपर क्लाउड फॉर्म नहीं होते, इतनी हाइट पे होते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द precipitation. When moisture in the air condenses, small droplets of water are formed, है ना। जब कंडेंसेस होगा क्या होगा, मॉइस्चर, जो हवा में मॉइस्चर है दैट स्टार्टेड टू कंडेंस, तो छोटे 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 ड्रॉपलेट्स बनेंगे एंड सेवरल ड्रॉपलेट्स जॉइन टुगेदर एंड ग्रो इन साइज. बिग ड्रॉप्स आर हैवी एंड कैन नॉट फ्लोट इन द एयर, तो क्या होगा, टिप 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 टिप. So they fall through the air on the ground, and this falling down is called the precipitation. It can occur in the form of rainfall, snowfall और hailstorm. बड़े बड़े गोले भी पड़ते हैं ना कई बार, बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े आते हैं या बड़े आते हैं, सो hailstorm की फॉर्म में भी ये precipitation होता है, और snowfall और rainfall की फॉर्म में भी. Rainfall when it precipitates in the form of water droplets. अगर पानी की बूंदें गिर रही हैं तो वो क्या है, रेनफॉल है. अगर छोटी छोटी टाइनी टाइनी वाटर ड्रॉप्स हैं तो हम कहते हैं रिम झिम, यानी कि ड्रिजलिंग हो रही है. देन स्नोफॉल को देखें
तो स्नोफॉल व्हेन द एयर इज बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, मॉइस्चर क्या है पूरा कंडेंस हो गया, किसमें, आइस क्रिस्टल फॉर्म में। अब वो कैसे गिरेगा, बिल्कुल आइस क्रिस्टल बन चुका है, तो जब वो फॉल होगा अर्थ सरफेस पे तो स्नोफॉल होगी। इट इज कॉल्ड स्लीट व्हेन बोथ रेन एंड स्नो फॉल टुगेदर, बारिश भी हो रही है पानी की और स्नोफॉल भी हो रही है, तो उसे हम कहते हैं स्लीट। आफ्टर दैट वी आर हैविंग द हेल व्हेन द टेम्परेचर इज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, रेन ड्रॉप्स गेट फ्रोजन इनटू द हार्ड आइस पैलेट्स ना, आइस के छोटे 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 गोले बन जाते हैं इस तरीके के, एंड फॉल एज अ हेल स्टॉर्म, जैसे हम ये भी कहते हैं ओले पड़ गए हैं। Now after that the hailstorms occur more in the summer than in the winter. समर में ज़्यादा होता है ये. They strike like a stone and can damage the crops, animals and other things also. अब हम चलते हैं types of rainfall पे. So there are 3 types of rainfall: convectional rainfall, relief rainfall and cyclonic rainfall. Convectional rainfall की बात करें when the air comes into the contact with the earth hot surface. ठीक है, हवा चली, अर्थ का क्या सरफेस है, हॉट है, सो इट हीट्स अप एंड राइजेज वर्टिकली एज अ स्विफ्ट एयर करेंट, व्हेन इट रीचेज एट अ हाई इट कूल डाउन, और कूल डाउन हुआ, बहुत तेजी से कंडेंसेशन हुआ, क्या होगा, in no times clouds are formed and result into the sudden and heavy rainfall. It also occur lightning and thunder, and this type of rainfall is a regular phenomena in the hot equatorial zone. It is known as convectional rainfall. आप देखो ये आपका ये इवेपोरेशन हो रहा है ना, ये ऐसे पानी ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ आप देखो ये सनराइज की वजह से हो रहा है इवेपोरेशन, ये जो आपकी सन हीट आ रही है ना उस वजह से अब ये हो रहा है। आप ये देखो यहाँ क्लाउड फॉर्म हो गए और फिर ये सीधे नीचे लैंड पे बारिश हो गई है। सो कन्वेक्शनल, ये आपको इक्वेटोरियल रीजन में आराम से देखने को मिलेगा। देन रिलीफ रेनफॉल की बात करें, सो व्हेन अ मॉइस्ट विंड रीचेज ऑन अ माउंटेन, पानी से भरी हवाएं और माउंटेन पे पहुंच गई, अब वहाँ पहुँचेंगी तो क्या होगा, कूल डाउन हो जाएंगी, हाई एल्टीट्यूड है, अब ठंडी हो गई, कंडेंस हो गई, अब रेनफॉल हो रही है। दिस टाइप ऑफ रेनफॉल अकर ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन आफ्टर रेनिंग आउट व्हेन द एयर रीचेज द अदर साइड ऑफ माउंटेन, दैट इज द लीवर्ड साइड, इट इज नॉट मच मॉइस्ट, पानी तो खत्म हो गया, तो इट ब्रिंग्स वेरी लिटल रेन टू द अदर साइड ऑफ द माउंटेन। सो लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन इज कॉल्ड रेन शेडो एरिया, क्योंकि उसे पानी नहीं मिल पाता है, मॉइस्ट खत्म हो जाता है। इन इंडिया दे अकर मच रिलीफ रेनफॉल अलॉन्ग विद द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट में ही आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा, बट द डक्कन प्लेट्यू गोज विदाउट रेन, क्योंकि क्या होता है, डक्कन प्लेट्यू रेन शेडो एरिया है और वेस्टर्न घाट जो है आपका विंडवर्ड एरिया है, वहाँ सारी बारिश हो जाती है और जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं मॉइस्चर ख़त्म। So the monsoon winds also strike the Himalayas before raining in the North India. This type of rainfall is also called the orographic precipitation. यानी आप रिलीफ रेनफॉल को orographic precipitation भी कह सकते हो। आप ये देखो, ये वार्म मॉइस्ट एयर है, ये ऊपर जा रही है, ठीक है, अब ये चल रही है, अब यहाँ पे आके क्या हुआ, क्लाउड बन गया, क्लाउड बन गया, यहीं पे बन गया, तो इस साइड क्या हुई, बारिश हो गई, यहाँ बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ बारिश खत्म होने के बाद यहाँ क्या है, हवा में नमी कम है, तो माउंटेन के इस साइड बारिश नहीं हुई, तो ये आपकी रेन शेडो एरिया या लीवर्ड साइड। जहाँ रेन होगी वो विंडवर्ड साइड है और जहाँ रेन नहीं होगी वो लीवर्ड या रेन शेडो एरिया कहलाती है। मूविंग टू द साइक्लोनिक रेनफॉल, मोस्टली इन द टेम्परेट जोन। आप देखोगे, मैं बार बार आपको बता रही हूँ बेटा, टेम्परेट जोन मतलब आपका ये ध्यान रखो 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री, whether the north or south. So temperate zone low pressure area is formed. अब वहाँ गैप बन गया, उस गैप को फिल करने के लिए द एयर रशेज फ्रॉम ऑल साइड्स, चारों तरफ से आ रही हैं। When the different currents of the air meet and air started to rise, cool down, condense and rainfall occur due to the movement of air in the circular motion, rapid winds occur. This is how the cyclonic rainfall happened, और हम ये भी कहते हैं साइक्लोन आ गया, ठीक है। This is often an eye, अगर आप देखोगे ना, in the cyclone
which is its center in our country, Odisha and other eastern coastal areas along with the Bay of Bengal have this type of rainfall. वहाँ साइक्लोन हमेशा आपको नज़र आते रहेंगे. You can see the picture also कि ये पूरा का पूरा आपका जो है लो प्रेशर एरिया है और यहाँ पे बहुत सारी हवाओं ने एक साथ जो है क्लाउड फॉर्म किया और रेनफॉल हो रही है. सो आपको कोस्टल रीजन में ये देखने को मिलेंगे जिससे साइक्लोन आते हैं. अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पार्सिपिटेशन की. रेनफॉल हो गया, स्नोफॉल हो गया, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज वी रिसीव द फ्रेश वाटर बाय देम. फार्मिंग जो एग्रीकल्चर है वो हमारे रेनफॉल पे डिपेंड करता है ना. देन हाउएवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्सिपिटेशन जो है वो हर प्लेस पे अलग अलग है. कहीं बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, कहीं बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ना के बराबर रेनफॉल होती है, सूखा पड़ जाता है. और यही कारण है एक्सेस वाटर की वजह से फ्लड हो जाता है और स्कैर्सिटी ऑफ रेनफॉल की वजह से, लो रेनफॉल की वजह से, लो पर्सिपिटेशन की वजह से ड्रॉट, सूखा भी पड़ जाता है. एक केस स्टडी लेते हैं हम साइक्लोन की. दैट इज़ द फनी साइक्लोन. फनी साइक्लोन वॉज very severe cyclone that occurred in the year of 2019 in India और बांग्लादेश, इन दोनों देशों में आया था ये. It is originated from the low pressure area near the Sumatra. इंडियन ओशियन में सुमात्रा आइलैंड है ना, वहाँ पर लो प्रेशर एरिया बना और वहाँ से ये अकर हुआ. अब क्या हुआ, इंडियन ओशियन ऑन 26 अप्रैल इट इंटेंसिफाइड extremely severe cyclone storm and reached its peak on 2nd May. Fortunately, it weakened before it made the landfall. Now what happened? Due to the destruction was not as high, क्योंकि जब तक वहाँ पहुँचा वीक पड़ गया था थोड़ा, but it touched its low on 4th May and then it disappeared. As it peaked na, Fani reached the speed of 250 km per hour. And what it was capable enough to blow on anything, जो भी उसके रास्ते में आए उसे उड़ा देगा, खत्म. So when it made landfall in Odisha, its speed was as high as 185 km per hour. Means blew for about 3 minutes, but it lost its speed soon after. ये तो शुक्र था, fortunately इसकी speed कम पड़ गई. So from Odisha it's passed on to the Bangladesh and Bhutan where it's finally disappeared. So how preparation can reduce the destruction? जिन एरिया में साइक्लोन्स आता है हम क्या कर सकते हैं? A cyclone of this severity could be managed. हमें पता है वाइड स्प्रेड डैमेज होगा तो हमें उसे मैनेज करना चाहिए प्री प्लानिंग से. However, the government knew about all the approaching cyclones. उनकी फोरकास्ट भी होती है, वो लोगों को भी बताते हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट टीम भी आती है, इंडियन नेवी है वो भी हेल्प करती है. It also evacuated about over 12 lakh people from the vulnerable coastal area at that time. Similar type of preparation was also made by the Bangladesh government also. उन्होंने भी ये काम किया था कि साइक्लोन आ रहा है तो उन्होंने भी इवैक्यूएट, वो एरिया ही खाली करा दिया था जहाँ पे साइक्लोन आ सकता है. सो ड्यू टू दिस प्रिपरेशन ना क्या हुआ, लॉस ऑफ लाइफ बहुत कम हुआ क्योंकि पहले से ही जो गवर्नमेंट्स थी वो तैयार थी. बट यस, इन इंडिया टोटल लॉस ऑफ प्रॉपर्टी इज एस्टिमेटेड अबाउट 120 बिलियन. बांग्लादेश का जो लॉस हुआ 37 बिलियन. दिस शोज दैट डैमेज ऑफ लाइफ कैन बी लिमिटेड बिकॉज ऑफ द प्रिपरेशन. अगर प्रिपरेशन नहीं होती तो शायद लाइफ भी जो है डैमेज होती. नाउ वी आर गोइंग टू डू द क्विक रिविजन ऑफ द chapter. Atmospheric pressure is the force exerted by an atmospheric column in per unit area. Then we have discussed horizontal movement of air is called horizontal, like this, wind, and the vertical movement of air is called air current. Then 7 major pressure belt on the earth we have discussed, that is earth with a permanent tendency. Winds can be permanent, periodic और लोकल, ये भी हमने डिस्कस किया. फिर मॉइस्चर इन द एयर इज क्रिएटेड बाय इवेपोरेशन फ्रॉम वाटर बॉडीज एंड ट्रांसपिरेशन ऑफ द प्लांट्स. आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस कि इन कंडेंसेशन मॉइस्चर क्या होता है, वो ड्रॉपलेट्स में टर्न हो जाता है एंड कैन अकर इन द फॉर्म ऑफ ड्यू, फॉग और क्लाउड्स. देन पार्सिपिटेशन अकर इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, स्नोफॉल और हेल स्टॉर्म्स. आफ्टर दैट रेनफॉल इज ऑफ 3 टाइप्स: कन्वेक्शनल, relief or cyclonic rainfall.
फिर हमने एक केस स्टडी की थी फनी साइक्लोन की, अकर्ड इन 2019, बट द डैमेज ऑफ लाइफ was limited because of the preparedness of the government. So that's end for the chapter. I hope you understand each and every topic. Now it's your turn. Do the exercise carefully.